हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्व को। संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 वाला वीडियो यदि आपने मेरा देखा होगा, जिसका शीर्षक भी संविधान और राज्य व्यवस्था है, तो उसमें संविधान के बारे में बहुत डिटेल्स से मैंने बात किया है। संविधान को परिभाषित करते हुए मैंने बताया आपको कि संविधान जो है नियमों, कानूनों और परंपराओं का वह संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए होता है। ठीक है। संविधान जो शब्द है बाबू, अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण। और आम बोलचाल में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग जो है मनुष्य के शरीर के ढांचा और बनावट के लिए किया जाता है। यदि हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर है या इस व्यक्ति के शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, इसका मतलब हुआ कि हम उसके शरीर की बनावट और ढांचा की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यानी संविधान शब्द का इस्तेमाल जो है राज्य रूपी शरीर के बनावट, संगठन और संरचना के लिए किया जाता है। तो क्या हम लिख सकते हैं संविधान के बारे में? पहले मैं यहां लिख रहा हूं, संविधान। संविधान नियमों, कानूनों तथा परंपराओं का वह संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए होता है। ठीक है। या हम कह सकते हैं क्या बाबू, संविधान राज्य रूपी शरीर का वह आधारभूत ढांचा होता है जिस पर उस राज्य का स्वरूप, शक्ति तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्भर करता है ना? जिस पर जो है उस राज्य का स्वरूप, शक्ति और नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य निर्भर करता है। तो संविधान तो नियमों, कानूनों तथा परंपराओं का संकलन है। तो क्या सिर्फ नियम, कानून और परंपराओं के संकलन हो जाने से होगा? नहीं। इन नियमों, कानूनों और परंपराओं को जनता के द्वारा मान्यता भी होनी चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त भी होने चाहिए नियम, कानून और परंपरा। कहने का मतलब ये होता है कि संविधान जो है बाबू, यहां आप स्टार मार्कर लगा के लिख सकते हैं, संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है यानी जिन नियम, कानून या परंपराओं को संकलित करके लिखा जाता है
उन नियमों को जनता के द्वारा पालन भी किया जाता है, उन कानूनों का, उन परंपराओं का पालन भी किया जाता है। ठीक है, यह जो होता है संविधान, यह यानी संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। एक और सवाल खड़ा होता है बाबू कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों? एक सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को जो है संविधान की आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि कोई भी राज्य है, राज्य में कई सारी संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं जो है छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। इन संस्थाओं के सदस्यों की बात की जाए तो उसके सदस्यों के विचार एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। उन सदस्यों की धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई बौद्ध हो, कोई जैन हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी भी धर्म को ना मानने वाला हो। इस तरह के भी लोग हो सकते हैं। उस संस्था के सदस्यों की बात की जाए तो भी अलग अलग काम को, अलग अलग पेशों को करने वाले हो सकते हैं। कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि किसी संस्था के, एक ही संस्था के सदस्यों को यदि ले लिया जाए तो किसी एक पहलू पर, किसी एक टॉपिक पर सबके विचार एक समान नहीं हो सकते। इतनी ज्यादा जहां विभिन्नताएं हो, जिसके सदस्य बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है एक अलग अपना नजरिया होता है, एक अलग उसका अपना विचार होता है किसी मुद्दे पर, किसी प्रश्न पर। तो इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी समूह के उन सदस्यों को एक साथ रहना होगा, क्योंकि वे सदस्य जो है किसी न किसी रूप से या अधिकांश रूप से जो है एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। जीवन को जीने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। तो आखिर सवाल खड़ा होता है कि इतनी ज्यादा विभिन्नताओं के बावजूद भी, वो धार्मिक रूप से हो या वैचारिक रूप से हो या मान्यता हो या पेशे के रूप से हो या उम्र के लिहाज से हो या पैसे के लिहाज से हो, इतनी ज्यादा विभिन्नताओं के बावजूद भी इन सभी लोगों को एक साथ कैसे बांध कर रखा जाए, ये सभी लोग कैसे जो है एक समूह का सदस्य बने रहें। तो यदि कुछ वैधानिक नियमों पे ये चले तो जरूर इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी ये एक साथ रह सकते हैं, एक साथ जीवन बसर कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये जो सवाल है ना, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसका जवाब यहीं पे छिपा हुआ है ना। कि क्या है, देखिएगा, किसी भी समूह के सदस्यों को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। संविधान ऐसे बुनियादी नियमों की आवश्यकता की
पूर्ति करता है ना। अतः प्रत्येक सभ्य समाज को संविधान की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है क्योंकि ये समाज के जो लोग हैं, समाज के जो सदस्य हैं, वे उन बुनियादी नियमों के तहत ही एक दूसरे से बंधे रह सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। नहीं तो मतभेद इतना ज्यादा कि वे एक दूसरे को पसंद ही ना करें। तो इस हिसाब से हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर जो है संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब जो इसका मेन टॉपिक है जिसका नाम है संविधान का महत्व, इसकी बात हम लोग करेंगे कि इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। मैं इसको क्लियर करता हूं। संविधान का महत्व। ठीक है, इसमें महत्व लिखेंगे हम संविधान का। एक में लिखिएगा संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। यानी संविधान ये चीज तय करता है कि उस देश की शासन प्रणाली क्या है। कई अलग अलग देशों के अलग अलग अपने संविधान होते हैं। उस संविधान के आधार पर निर्धारित होता है कि वहां की शासन प्रणाली क्या है। अब शासन प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं बाबू? तो सबसे अभी पॉपुलर जो शासन प्रणाली चल रही है वो है प्रजातंत्र। वहां प्रजातंत्र है, यानी डेमोक्रेसी है ना, कि वहां राजतंत्र है, मोनार्की, कि वहां पे बाबू कुलीन तंत्र है, अरिस्टोक्रेसी, कि वहां पे जो है तानाशाही व्यवस्था है, डिक्टेटरशिप। इस चीज को वो तय करने का काम करता है। प्रजातंत्र के अंतर्गत जो है शासन की वास्तविक शक्ति जो है जनता के हाथों में होती है। राजतंत्र के अंतर्गत जो है राजा के हाथों में होती है और ये वंश परंपरा पे आधारित होता है। राजा का पुत्र ही राजा बनता है। फिर जो है कुलीन तंत्र के अंतर्गत, अरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत जो है शासन कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं, उनके हाथों में रहता है। उसके बाद से जो है तानाशाही सिस्टम के अंतर्गत, डिक्टेटरशिप के अंतर्गत एक व्यक्ति के हाथ में शासन रहता है और वह जो है जोर जबरदस्ती से वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिए रहता है। तानाशाह की तरह जो है वो हरकत करता है। ठीक है, तो ये संविधान जो है वो देश की शासन व्यवस्था को तय करने का काम करता है, ये बताने का काम करता है। ठीक है, दूसरा, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है
एवं इन पर नियंत्रण स्थापित कर इन्हें निरंकुश व तानाशाह होने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। किस पर? तो सरकार के जो विभिन्न अंग है ना, उन विभिन्न अंगों की स्थापना करता है और उनकी शक्तियां और अधिकारों को परिभाषित करता है तथा इस पे नियंत्रण स्थापित करता, अंकुश लगाता है और इन्हें जो है निरंकुश एवं तानाशाह होने से क्या करता है? रोकता है बाबू। तो सवाल खड़ा होता है कि सर सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के अंग की बात की जाए बाबू तो आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, इसको कहते हैं लेजिस्लेचर, दूसरी जो है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरी जो है न्याय पालिका है जिसको ज्यूडिशियरी कहते हैं। ये सरकार के 3 अंग हैं। इन्हीं अंगों की स्थापना करता है, साथ ही जो है इनकी शक्तियों और अधिकारों को परिभाषित करता है और इन पे अंकुश भी लगाता है ताकि ये निरंकुश ना हो सके, है ना, ताकि जो ये तानाशाही ना हो सके। क्लियर? अब विधायिका का क्या काम है बाबू? विधायिका कौन काम को करता है? तो यहां बगल में ही हम लिख सकते हैं कि विधायिका का काम क्या होता है, फिर कार्यपालिका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है। तो विधायिका जो है देश के संविधान के संगत विधि बनाती है, यानी ये विधि का निर्माण करती है जो संविधान संगत होना चाहिए। ठीक है। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है कि जो भी विधियां हैं इसका क्रियान्वयन होना चाहिए ना, तो विधियों का यानी उन विधियों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करती है क्रियान्वयन। वैसे हम लोग इन सब के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। यहां मैं बेसिक रूप से जो है संविधान के महत्व की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बातें जो पॉइंट में लिख रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए। इन सब के बारे में बहुत डिटेल्स में इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे की वीडियोज में। और न्यायपालिका का क्या काम होता है बाबू? न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। तो ये जो सरकार के जो अंग हैं, इन अंगों के जो काम हैं यहां पे लिखे हुए हैं। साथ ही जो है इन सरकार के अंगों को स्थापित करना, इनके अधिकार और शक्ति को परिभाषित करना और साथ ही इन पे अंकुश लगाना, इसका काम है संविधान का काम है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। 3 नंबर देखते हैं। 3, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है एवं उनमें जो मतभेद होता है उसे स्पष्ट करता है ताकि जो है उनका मतभेद क्या हो सके, वो खत्म हो सके। ठीक है, ये काम करता है। 4 में संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों
एवं मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, कर्तव्यों की रक्षा करता है। ये इसका महत्व अगला हो जाएगा। फिर 5 में देखते हैं बाबू, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था को क्या करता है? तय करता है कि भाई राज्य व्यवस्था होगी कैसी, एकात्मक होगी, एकात्मक यूनिटरी, है ना, कि वहां की राज्य व्यवस्था जो है संघात्मक होगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल, या ऐसा होगा कि अर्ध संघात्मक होगा, अर्ध संघात्मक, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल, ठीक है। तो एकात्मक का मतलब है कि पूरी शक्ति जो होगी ना एक हाथ में ही रहेगी, एक व्यक्ति के हाथ में, यानी यहां पे क्या होगा, शासन का जो है केंद्रीय शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण, सारी शक्तियां जो है एक ही जगह जाके निहित हो जाती है। और यहाँ पे संघात्मक में जो है केंद्र के अलावा जो है प्रांत भी है, राज्य भी है, उनकी भी सरकारें हैं, सब में शक्तियां बटी हुई रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आप कमेंट जरूर करेंगे कि हमारे भारत में कैसा है, वैसे हम बात करेंगे आगे सबके बारे में। या अर्ध संघात्मक, दोनों का जो है, दोनों का स्वरूप दिखाई दे, किसका, एकात्मक का भी और संघात्मक का भी, तो उसको अर्ध संघात्मक कहा जाएगा। दोनों के लक्षण यहां दिखाई दे। तो ये राज्य व्यवस्था को क्या करता है, तय करता है संविधान। फिर अगला जो है 6ठा नंबर इसका, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, यानी कानून बनाने का काम किसका होगा, इस चीज को भी यह सुनिश्चित करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्लीन करता हूं, और बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं। 7वां महत्व क्या है बाबू, 7 नंबर में, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। क्या बताती है, स्वरूप बताती है कि सरकार कैसी होगी। जैसे संसदात्मक होगी, पार्लियामेंट्री। अब क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वैसे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, सबको अलग मैं कई बार कह चुका हूं कि अध्यक्षात्मक होगी, यानी प्रेसिडेंशियल, कि अर्ध अध्यक्षात्मक होगी, सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी सरकार का स्वरूप कैसा होगा इसको बताने का काम करती है। संसदात्मक में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध होता है बाबू। अध्यक्षात्मक में सरकार का जो प्रमुख है और राष्ट्र का प्रमुख है वो एक ही आदमी होता है, यानी राष्ट्रपति के हाथों में जो है सारी शक्तियां निहित होती है। यहाँ पे अमेरिका वगैरह में इस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है। और अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति के साथ साथ जो है
यानी जो राष्ट्र का प्रमुख है उसके साथ साथ अन्य संस्थाओं के हाथ में भी जो है शक्तियां होती है, पावर होती है। तो इस संविधान जो है देश की सरकार का स्वरूप भी बताने का काम करती है। तो इस तरह से जो है इस वीडियो में हम लोगों ने संविधान के महत्व को समझा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के संविधान की बात हो रही है, दुनिया के जो तमाम तरह के संविधान हैं उन संविधानों के ये महत्व थे। यानी उन संविधानों को पढ़ने से जो है इन तमाम तरह की चीजों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।